काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेस्टिट्यूट घोषित कर चुका है। उसके जो वो कर रहा था ब्रॉडकास्टिंग और जो कुछ दे रहा था न्यूज़, वो बैड न्यूज़ की श्रेणी में आता है। उसके लिए आप एकदम से 1 मिनट में खड़े हो जाते हो। क्या ये रिश्ता क्या बता रहा है? ये रिश्ता किस तरीके से चल रहा है? क्या हमारे चारों स्तंभ अपने अपने पिलर पर खड़े ये दिखा रहे हैं? प्रकाश जावड़ेकर जी भी एक स्टेटमेंट दे देते कि हम जर्नलिस्ट पे अटैक, भैया अटैक हुआ ये आपको कैसे पता चला? एक खंडित पात्रा नाम का परमानेंट ये है प्रवक्ता है, परमानेंट ये प्रेस्टिट्यूट लोगों का समर्थक भी है। भाई आपकी माता सीता भी नेपाल से आई थी, गांधारी भी अफगानिस्तान से आई थी, आपकी जो क्या बोलते कैकई वो भी बाहर से ही थी, और कितनी सारी हमारी बहुएं, उर्वशी भी थी, अर्जुन की दूसरी जो नागवंशी कन्या थी वो अफ्रीका से थी। तो इतनी सारी बहुएं हम स्वीकार करते, बहू जिस घर में जाती वहाँ का होता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। एक है जुडिशरी, पार्लियामेंट्री, तीसरा है ब्यूरोक्रेसी, और चौथा स्तंभ है हमारा प्रेस। ये चारों स्तंभ जब अपने अपने जगह पर खड़े होते हैं तभी डेमोक्रेसी का जो मंडप होता है वो सही ढंग से खड़ा रहता है। जब एक दूसरे से आपस में गड्ढम गड्ढा होने लग जाए, एक दूसरे से मिल जाए या एक दूसरे के विपरीत काम करने लगे तो डेमोक्रेसी ठीक से खड़ी नहीं होती और चलती नहीं। हम अभी कुछ दिनों में ये देख रहे हैं कि चारों स्तंभों के ऊपर के जो लोग हैं उसके क्राउन्स जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे बने उनका प्रेमालाप और वार्तालाप चल रहा है कि ये लगता नहीं है कि कोई किसी को जवाबदेही है, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, संविधान के लिए जवाबदेही लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के लिए जवाबदेही है, मात्र एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 23/4 को ये एक डॉक्यूमेंट है, प्रेस रिलीज़ है। किसकी है ये प्रेस रिलीज़? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिन्होंने बैड जर्नलिज्म पर ये अर्नब गोस्वामी पर एक नोटशीट जारी की, प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने बोला कि अर्नब गोस्वामी जो जर्नलिज्म करता है वो बैड जर्नलिज्म के कक्ष में आता है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि एक रिट पिटीशन दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में, एक रिट पिटीशन दायर होती है जो अर्नब गोस्वामी दायर करते हैं। रिट पिटीशन का मतलब होता है कि रिट पिटीशन दायर करते वक्त 2 रजिस्ट्रार के तरफ हो जाती है। वो रजिस्ट्रार के पास में उनको ये करना होता है कि इसमें अर्जेंसी क्या है, इस मैटर की अर्जेंसी क्या है, एक रजिस्ट्रार के सामने बोलना पड़ता है। दूसरी बात ये बोलनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि नीचे के कोर्ट में आप गए थे क्या, नीचे के सारे कोर्ट आपने ट्राई कर लिए क्या। और तीसरी बात ये होती कि ये जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में कैसे आता है। ये 3 चीज़ों से जब वो उनको सेटिस्फाई किया जाता है रजिस्ट्रार को, जब वो रजिस्ट्रार ये सुनवाई के लिए आगे भेजते हैं, और उसमें 2 रजिस्ट्रार होते हैं, एक बार उनके पास जाता है, फिर स्क्रूटनी होता है, फिर रजिस्ट्रार के पास जाता है, और बाद में उनके जो प्रोसीजर है 3, 4, 5 टेबल पे घूम के और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए सुनवाई के लिए लगता है। ये जनरल प्रोसीजर है। कोरोना का जब से इफेक्ट चल रहा है तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है। वो रूलिंग ये है कि कोई भी फाइलिंग, नई फाइलिंग जब होगी तो वो 5 बजे के पहले होगी। जनरली ये फाइलिंग 7 बजे तक होती है, मगर इस वक्त ये जब अर्नब गोस्वामी का मामला आया तो इस मामले में हम क्या देखते हैं कि 8:07 पर 23 तारीख को, ये 8:07 आप देख लीजिए, चाहिए तो इसमें सब मैं डाल दूंगा, आप जो जैसे मांगोगे तो सारे डॉक्यूमेंट मांग दूंगा मैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे हैं। 8:07 पर ये फाइलिंग शुरू होती है इसकी, जबकि 5 बजे के बाद होना नहीं चाहिए था, मगर 8:07 पर इसकी फाइलिंग होती है। और कोई रजिस्ट्रार, कोई बेंच इसको नहीं पूछता है कि इसमें अर्जेंसी क्या है। ये जो 3 प्रश्न मैंने बताए वो नहीं पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरे नंबर पे लग जाता है। जो लिस्ट, कॉज लिस्ट निकलती है, उस कॉज लिस्ट में दूसरे नंबर पर ये आ जाता है। ये कैसे चमत्कार है भाई। बड़े बड़े मुद्दे नहीं आते,
हमारे देश में कश्मीर से ले कश्मीर के बाबत में सुप्रीम कोर्ट के पास में समय नहीं था, बात नहीं की है। नोटबंदी पर तो सारे देश के मामले इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुला लिया और उस दिन वो अजमेर शरीफ के दर्शन के लिए चले गए, उनको महत्वपूर्ण नहीं लगा। दिल्ली राइट का जो ये था केस गई उनके पास में, वो महत्वपूर्ण नहीं लगा। सारे मजदूर पैदल जब भाग रहे थे अपने गाँव के तरफ, उसके ऊपर सुनवाई के लिए सारे यानी कोर्ट के पास गए, उसके ऊपर उनको नहीं लगा कि इम्पोर्टेंट मैटर है। इन्होंने वो शाहीन बाग के ऊपर 2 ऑब्जर्वर भेजे थे। अब ऑब्जर्वर के जाने के बाद ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहिए था, मगर ऑब्जर्वर वहाँ जाके पहले प्रेस के साथ बात करते और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई, ना उनके रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई। इतना सुप्रीम कोर्ट उस वक्त एक्टिव नहीं दिखा हमको। कोई यानी किस तरीके से इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो नहीं लिया। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं जो फैक्ट्स है उसको बता रहा हूँ कि ये हुआ है देश में। सीएए और एनआरसी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। आरक्षण के कई केसेसों पर सुनवाई नहीं की। किसानों के ज़मीन अधिग्रहण पर उल्टे सीधे फैसले आते रहे, उसमें भी कभी कोई यानी उन्होंने जो गंभीरता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई। जनगणना में भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि जनगणना होनी चाहिए क्योंकि आरक्षण का मुद्दा उसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता, मगर उसके ऊपर भी कोई उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। अर्बन नक्सलियों का फैसला आपको सबको पता है किस तरीके से हुआ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जिस तरीके से हाइपर एक्टिव दिखा हमारे जो एक जुडिशियरी सिस्टम, उस तरीके से मध्य प्रदेश में नहीं दिखा। मध्य प्रदेश में चल रहा था सारा, जिस तरीके से उनका एक के बाद एक फैसले आ रहे थे और समय दिया जा रहा था, वो आ रहे थे। उसका कारण मुझे एक लगता है कि एक उसमें से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पटना हाईकोर्ट में बैठते थे, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए, और वो जज बने थे गुजरात से, शाह साहब है। और वहीं ये अर्नब गोस्वामी का मामला सुनवाई के लिए अपने सामने लेते हैं और ये 24 तारीख को मामला सुनवाई में आता है। 24 तारीख को इसकी मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है। इसमें रोहितगी से लेके तो कितने सारे वकील हैं, कपिल सिब्बल जी भी है, विवेक तनखा भी है, निशांत पाटिल भी है और कई सारे वकील हैं। बिल्कुल वकीलों की पूरी लिस्ट है। और इसमें इन वकीलों की लिस्ट में जो मैंने बोला था कि अर्जेंसी और बाकी के सारे जो मैटर है वो डिस्कशन रजिस्ट्रार के पास में क्यों नहीं किया, ये किसी जज ने नहीं पूछा, किसी व्यक्ति ने नहीं पूछा। मैं कोई किसी पे उनके आइडेंटिटी पे डाउट नहीं ले रहा हूँ, मगर जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में मिले हैं उसके कारण मेरे मन में सवाल है कि आप एक तरफ पीएम मोदी इज़ द मॉडल एंड द हीरो से पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस एम.आर. शाह। भैया मुझे कहीं ऐसा लगता है कि एम.आर. शाह जी गुजरात में थे, एम.आर. शाह जी पटना हाईकोर्ट में जब थे तो उन्होंने एक गजब सा स्टेटमेंट दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट को डायस पे बैठ के इस तरीके की कोई बात नहीं करनी चाहिए, ना हाईकोर्ट को करनी चाहिए, मगर दे दिया। दुर्भाग्य है हमारा। और उसके बाद में ऐसा फैसला आ जाता है, इस तरीके से ये हो जाती है सुनवाई और फैसला शुरू हो जाता है कि जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब मुझे बताइए, इसमें ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी है और यहाँ ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह है। वही शाह साहब जो मोदी साहब की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। बिल्कुल एक दूसरे की तारीफ़ करना चाहिए, अच्छा आदमी है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, मगर जो आदमी इस बारे में हीरोगिरी के लिए पसंद करता हो और उसके इसमें भैया कुछ ना कुछ तो यहाँ पानी ये हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना। मैं इसीलिए आया हूँ कि गलत क्या हो रहा है ये देखना चाहिए जनता को। मैं सारी जनता को आग्रह करता हूँ, जो जनता ये बोलती है कि आतंकवादी के लिए रात में 2 बजे कोर्ट खुल जाता है, भैया निर्भया कांड में भी 4 महीने कोर्ट रात दिन खुले रहे, वो भूल जाते हो आप। मत भूलिए, कोर्ट हमारा ऐसा है कि 99 अपराधी छूट जाए तो चलेगा, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जुडिशरी का बेसिक प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल के कारण किसकी कभी भी सुनवाई हो सकती है, मगर जिसके लिए फांसी हो रही, सुबह 5 बजे फांसी होगी और उसकी 2 बजे रात में सुनवाई हुई तो गलत है, गलत नहीं है। आपको लगता है वो गलत है? और जिसको एंटीसिपेटरी बेल है
उसको जाके 50 कोर्ट 50 स्टेटमेंट हो सकते हैं, पुलिस थाने में जा सकता है, वहाँ स्टेटमेंट दे सकता है। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था कि गलत तरीके से उसको पकड़ ले या कुछ कर ले, ऐसा तो नहीं था। मगर उसने दिन भर अपने चैनल पे जो चलाया उसके लिए उसके ऊपर 100 से ज़्यादा FIR दर्ज हुए, और वो दर्ज हुए उस FIR के बारे में और उसके दर्ज होने वाले भी FIR के बारे में कोई अगर इस तरीके का जजमेंट देता है, और उसके बाद में एक खंडित पात्रा नाम का परमानेंट ये है प्रवक्ता है, परमानेंट ये प्रेस्टिट्यूट लोगों का समर्थक भी है, और ये इनके कौन से पार्टी में क्या है ये आपको पता है। तो ये ये गए थे अरेस्ट करवाने, और अब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, इसे कहते हैं लेने के देने पड़े। मतलब कितनी खुशी हो रही है। सैकड़ों लोग इस देश में बेल पा जाते हैं, सैकड़ों लोगों को सज़ा हो जाती है, ज़बरदस्ती सज़ा दिलाई जाती है, मगर आपको कभी नहीं आपको स्टेटमेंट इस तरीके से देते हुए देखा। आप ऐसे वक्त कैसे आते? तो आपका है क्या संबंध है भाई? ऐसे आदमी से क्या संबंध है जिसने 5.5 करोड़ रुपए एक यानी व्यवसायी के दबा लिया, जिसके कारण उस व्यवसायी ने और उसके परिवार ने आत्महत्या कर लिया, और उसकी केस अभी भी इंक्वायरी में वहाँ चल रही है। ऐसे गबनखोर के लिए आपके मन में क्या है? तो उन्होंने एक महिला के बारे में अपशब्द बोला, और वो महिला कौन है? कांग्रेस की अध्यक्षा है। क्या बोला उन्होंने? वो उनके इटली के रेफरेंस, इसके रेफरेंस। भाई सानिया मिर्जा ने यहाँ से शादी किया, 6 महीने वो पाकिस्तान में रहती है और 6 महीने इंडिया में रहती है, मगर हमारा देश उसको बोलता है ये पाकिस्तान की बहू है। ये तो कभी गई नहीं, 6 महीने साल भरे के लिए कभी इटली गई होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं अपने शब्द वापस लूँगा, कभी गई नहीं। इनके पति यहाँ सेक्रीफाई हो गए, उनके पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई, और उनको आज भी हम क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि वो इटली से हमारे पास आई है। भाई आपकी माता सीता भी नेपाल से आई थी, गांधारी भी अफ़गानिस्तान से आई थी, आपकी जो क्या बोलते कैकई वो भी बाहर से ही थी, और कितनी सारी हमारी बहुएं, उर्वशी भी वो हमारी बाहर से ही थी, अर्जुन की दूसरी जो नागवंशी कन्या थी वो अफ्रीका से थी। तो इतनी सारी बहुएं हम स्वीकार करते, बहू जिस घर में जाती वहाँ का होता है, मगर ये सभ्य लोगों के लिए जो महिलाओं को इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। आपको पता है कि एक इन्हीं के सांसद ने जिस तरीके से महिलाओं पे कमेंट्स किया था, उसके आज भी अफगानिस्तान में और पूरी मध्य एशिया में इतना बवाल मचा हुआ है कि लेने के देने पड़ गए। हमारे 1,41 लाख लोगों की सर्विस दाव पर लगी है, उनकी ज़िंदगी दाव पर लगी है। ऐसे नालायक स्टेटमेंट देने वाले आपके यहाँ कैसे आ जाते हैं भाई? प्रकाश जावड़ेकर जी भी एक स्टेटमेंट दे देते कि हम जर्नलिस्ट पे अटैक। भैया अटैक हुआ ये आपको कैसे पता चला? अटैक हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलता है? मगर तुरंत एक ऐसे आदमी के लिए जिसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेस्टिट्यूट घोषित कर चुका है, उसके जो वो कर रहा था ब्रॉडकास्टिंग और जो कुछ दे रहा था न्यूज़, वो बैड न्यूज़ की श्रेणी में आता है, उसके लिए आप एकदम से 1 मिनट में खड़े हो जाते हो। क्या ये रिश्ता क्या बता रहा है? ये रिश्ता किस तरीके से चल रहा है? क्या हमारे चारों स्तंभ अपने अपने पिलर पर खड़े ये दिखा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि रिट पिटीशन में एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविज़न नहीं होता है, मगर नीचे के कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए। कैसे दे दिया भाई? समय भी दे दिया उसको, 2 सप्ताह 3 सप्ताह का आपने समय दे दिया। जब आपके कोर्ट को प्रोविज़न नहीं है, कानून में ये प्रोविज़न नहीं है, आपने दे दिया और नीचे के कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया। अब अगर दादा ने परदादा ने कोई डिसीजन दे दिया होगा तो उसको नीचे का कोर्ट कैसे ये करेगा? कैसी इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी? बिना कोई कोर्ट रिपोर्ट मांगे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट को भेजे बिना जमानत के आदेश कैसे दे सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है क्या? कौन से क्लॉज में अधिकार है? मैंने मेरे कई वकील मित्रों से बात किया, वो बोला कि इस तरीके का मामला जब आता है सुप्रीम कोर्ट में तो विदिन ए सेकंड वो थ्रो कर देता है, फेंक देता है। और इनके इसमें 1.5 घंटे सुनवाई हुई। इन्होंने अर्जेंसी भी बताया तो सुप्रीम कोर्ट के वो जो जज बैठे थे, दोनों महानुभाव जो बैठे थे, उनके सामने अर्जेंसी बताई, उनके सामने जुरिडिक्शन बताया, उनके सामने ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान की जो रजिस्ट्रार के पास होनी चाहिए थे, वो उन्होंने वहाँ नहीं की। ऐसा स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया गया? किस तरीके से ये स्पेशल प्रिविलेज दिया गया? ऐसा स्पेशल प्रिविलेज कहाँ मिलता है? और रसूखदार अगर आदमी नहीं है तो उसका ऐसा प्रिविलेज कहीं मिलता हुआ मुझे तो नहीं दिखाई देता है। सालों साल पीढ़ियाँ गुजर जाती है
आदमी मर जाता है मगर कभी आता नहीं, और उसके लिए कारण बताए जाते हैं कि हमारे पास में हजारों करोड़ों मामले हैं और हम इतना जल्दी डिसीजन नहीं दे सकते। उसके बाद में आपको बताया मैंने कि कैसे कैसे हुआ और कैसे मैटर एकदम पिकअप कर गया, और किस तरीके से पिकअप कर गया मैटर कि दूसरे नंबर पे आके पिकअप कर गया। अब आप मुझे बताइए कि कुछ सवाल है मेरे मन में कि डीएसपी देवेंद्र का पुलवामा के आतंकी घटनाओं में हाथ था, अभी तक क्या हुआ उसकी इंक्वायरी? उसके ऊपर कब नहीं लिया? किसी ने दखल लिया? किसी कोर्ट ने, किसी जुडिशियली अधिकारी ने कभी दखल लिया? वीरप्पन भी तुम्हारा जो था, अब हम हर बात में हिंदू मुस्लिम करते हैं, हर बात में कोई भी इसमें हिंदू या मुसलमान हम उसी चश्मे से देखना शुरू कर दिए। ये चश्मा किसने फ्रेम फिट किया? ये जो प्रेस्टिट्यूट है इन्होंने ये हर चीज़ का एंगल सेट करना शुरू कर दिया है। जैसा ही वो कोई भी बात आती है उसमें मुस्लिम एंगल ढूंढना शुरू कर देते हैं। कल की एक न्यूज़ है जी न्यूज़ की कि मालेगांव में ये हो गया, भीड़ चल गई, भीड़ वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दिया। भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। कितनी झूठ न्यूज़ चलाते हो, और मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ, फेक न्यूज़ चलाने का आपका धंधा है। और आपके ऊपर अगर कुछ कार्रवाई करते हैं, आपके ऊपर कभी रिपोर्ट दी जाती है तो आप इस तरीके से रिएक्ट करते हो, और सारे सत्ता के सारे केंद्र आपको बचाने में लग जाते हैं। किसके पास जाए? मैं जनता से पूछ रहा हूँ ये सवाल। आज का मेरा सवाल किसी पॉलिटिशियन से नहीं, किसी से नहीं है, किसी नेता से मेरा सवाल नहीं है। और एक बात जनता को बहुत अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है कि जब जुडिशियली की अपॉइंटमेंट होती है, हाई कोर्ट जज हो या सुप्रीम कोर्ट जज हो या किसी भी आयोग का चेयरमैन हो, वो जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें पॉलिटिशियन का कितना बड़ा हाथ रहता है, कितना रोल रहता है, और किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है वो समझने की ज़रूरत है हम सब लोगों को। यहाँ मात्र 5-50 परिवारों का कब्जा है। आपको खाली पॉलिटिशियन दिखते हैं, पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स में 5-50 परिवारों का कब्जा हम देखते हैं, मगर जुडिशियरी में भी वही हालत हो गई है। जुडिशियरी में उनके हाईकोर्ट के जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि यहाँ भाई भतीजावाद चल रहा है। ये सत्यता अगर हम नहीं समझेंगे, जनता नहीं समझेगी, और जनता अगर इसके विरोध में बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? इसी सरकार के इसमें 3-3 सुप्रीम कोर्ट के जज आके और सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के कार्यकलापों के बारे में प्रेस में आके बोलते हैं। ये पहली बार हुआ है। ये सारी चीज़ें जो पहली बार हो रही है वो आप देखिए। और हिंदू मुसलमान क्या करते हो आप? वीरप्पन हिंदू था, किशन पटनायक माओवादी नेता हिंदू था, ब्रह्मेश्वर सिंह रणवीर सेना का नेता भी हिंदू था, नक्सलवादी मूवमेंट के चारों मुजुमदार और कानी सन्याल भी हिंदू थे, महतो अभी चलाने वाले महतो, उराम, हुसैनडी ये सारे हिंदू थे, असम उल्फा आंदोलन के अनूप चेतिया भी हिंदू थे, असम गरीब परिषद के प्रफुल्ल कुमार महतो, अतुल बोरा और विश्व मोहन दास ये भी हिंदू ही थे, आसिफा के जितने बलात्कारी थे वो भी हिंदू ही थे। तो क्या हमको हिंदू मुस्लिम की चश्मे से देखना चाहिए? अपराध अपराध होता है। जो भी अपराध करता है वो ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है, अपराधी अपराधी होता है। मगर आसिफा पे जब हुआ और ये 4 लोगों को पकड़ा गया तो झंडा लेके वंदे मातरम और भारत माता की जय करने वाले ये किसी एक पार्टी के लोग होते हैं। ये ना राष्ट्र के होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं। ये होते बवाली। ये होते हैं कि इस देश में कोई व्यवस्था ठीक से नहीं चलना चाहिए, कोई भी व्यवस्था में न्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यवस्था को लोगों को समझने नहीं देना है, और व्यवस्था से उनको कोई फायदे हो रहे हैं उसको नहीं होने देना है। बनावटी मुद्दे हर वक्त उछालते रहना है। इन लोगों का, कुछ लोगों का ये अपना धंधा हो चुका है, और ये धंधे के अंतर्गत ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। आपको पता होगा बलरामपुर में गौपालक 70 वर्षीय कैलाश नाथ शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। ऐसे कितने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया भी मारे गए। किसान को तो ठीक है, आप समझते हो कि नहीं समझते मालूम नहीं, इस देश का नागरिक, मगर आदिवासी, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर सब परेशान। और परेशान ये लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? ये कोई मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये व्यवस्था से लड़ाई लड़ रहे। और जो भी आदमी व्यवस्था से लड़ाई लड़ रहा होगा, जो भी आदमी व्यवस्था की परिवर्तन की बात करता होगा, वो सरकार का दुश्मन कैसे हो गया? कोई भी चीज़ को हमको डेमोक्रेटिकल राइट है कि व्यवस्था में परिवर्तन लाना, व्यवस्था में सुधार लाना, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हमारे पक्ष में कैसी हो, जनता के पक्ष में कैसी हो, इसकी बात करना। ये कैसा आतंकवाद हो सकता है? ये कैसा देशद्रोह हो सकता है?
ये देशद्रोह नहीं है। मगर कैसी सरकारें आ गई है, हर बात पे देशद्रोह ही कर देती है, हर बात पे राष्ट्रभक्ति की बात सिखाने लग जाती है। और राष्ट्रभक्ति की बात कौन सिखाता है? जिनको राष्ट्र की व्याख्या नहीं पता, जिनको राष्ट्र की समझ नहीं है, ऐसे लोग राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं। भाई देखो 31% लोग उनके साथ में थे जो राष्ट्रभक्ति समझे हैं, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति का चश्मा लगा दिया। हमारे राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हमारी 3 पुश्तें यहाँ खपी है, बड़ी है, पली है। मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया था और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है अगर इसके राष्ट्र के लिए मुझे अपना बलिदान देना पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर सवाल है आपके हाथों से नहीं भाई, आप नहीं कर सकते कुछ, और आप नहीं सिखा सकते, हमको प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, आप नहीं सिखा सकते हमको राष्ट्रभक्ति। हमको राष्ट्र समझता है और राष्ट्र के निर्माण में भी हमारा योगदान रहा है और बलिदान भी रहा है। तो आप हमें मत सिखाइए, हमें ये बताइए कि आप लोग ऐसे सवाल कैसे दाग सकते हो कि आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलता है। कोर्ट तो सबके लिए खुलता है और सबके लिए खुलना चाहिए, यही है हमारा व्यवस्था का नियम। मगर वो उस व्यवस्था को जब मोड़ के रसूखदार लोगों के लिए रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। भाई एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। एक बार भाषणों में चौकीदार चोर है ऐसा राहुल गांधी बोलते रहे। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया मैटर, उन्होंने बोला कि नहीं हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है, राहुल जी ने माफ़ी मांग लिया। वैसा ही ये ऑर्डर आया, इस ऑर्डर में कभी कुछ ये नहीं बोला उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसका ये भी नहीं बोला कि प्रेस क्लब का जो मामला है वो प्रेस क्लब के मामले में उन्होंने एक लाइन भी नहीं लिखा। जबकि इन्होंने एडिटर गिल्ड से उसकी व्यवस्था पर टिप्पणी के लिए जब किया गया टिप्पणी तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। राजदीप सरदेसाई ये बोलते हैं कि ये तो 12 साल में एक भी बार मीटिंग भी नहीं आया। इतने बड़े बड़े इशू आए एडिटर गिल्ड के, इतने बड़े बड़े इशू उसमें डिस्कशन के लिए, ये कभी नहीं आया। ये अब बताता है प्रेस की आज़ादी की बात। अबे प्रेस की आज़ादी जहाँ से सेटल्ड होती है, जहाँ से उसको डायरेक्शन मिलती है, वो एडिटर गिल्ड में तू क्यों नहीं गया था रे भैया? और जब ऑर्डर आया कोर्ट का तो तुझे किस बात के लिए ऑर्डर दिया था कि दिन भर भोंकता रहे टीवी पर, दिन भर वही ऑर्डर के और उनकी मैंने पूरा वो जिसके बारे में ऑर्डर हुआ था उस महिला पर उसका अपमान करता रहे, दिन भर उसको गलियाता रहे। और तेरे जो आंडू पांडू है सब लोग वो ये बताते रहे कि इन्होंने तो इटाली तक जांच कर ली। अरे राज तुम्हारा है, इटाली तक क्यों जांच करते हो? यहाँ करो ना कार्रवाई कुछ। तुमने ना 2G की कार्रवाई की है, ना कोल की कार्रवाई की, ना किसी इसकी कार्रवाई की है, ना किसी में अरेस्ट किया। तुम्हारे लोग भाग गए, उनके ऊपर भी नहीं किया तुमने। हम पकड़ के लाएंगे, कब पकड़ के लाएंगे? काला धन लाएंगे, कब लाएंगे? इसका कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास मात्र यही जवाब है हर बात का, पाकिस्तान, हर बात का मुसलमान, हर बात का वो देखो हमको कैसे करते हैं। ये कौन है? वो धन्ना सेठ लोग है। ये कौन है? ये पारिवारिक राजनीति है। भैया है तो है, पारिवारिक जो सच्चाई है वो है। मगर तुम जो बोल रहे थे, तो जो तुमने करने वाले थे, जो तेरे आका करने वाले थे, वो किया क्या कुछ? उसके ऊपर तभी तूने बोला नहीं बोला। और पालघर की बात कर रहे थे, पालघर का रिपोर्टिंग तुमने ही 4 दिन के बाद किया। कहाँ गए थे 4 दिन? कहाँ मुंह छुपा रहे थे आप? आपको नहीं दिख रहे थे तथ्य वहाँ के पालघर के? मैंने पूरे तथ्य बताया पालघर के। आप कहाँ गए थे उस वक्त? 4 दिन रिपोर्टिंग लेट आती है इतने बड़े इंसिडेंट्स की, और वो इंसिडेंट्स के लिए आप किसका हाथ और पैर निकालते हो। और आपके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई, बिल्कुल होगी। कब तक बचोगे? बकरी की माँ कब तक दुआ देगी और कब तक खैर मनाओगे? किसी की सत्ता परमानेंट नहीं होती, वैसा आपकी नहीं। और मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि आप सही में अगर आपकी माँ बहनों की कदर करते होंगे, अपनी माताओं की कदर करते होंगे, हम सच में अगर हमारी नवरात्रि पे और दुर्गा माता पे और सारी माताओं पे अगर हमारी श्रद्धा होगी, तो ये माँ बहनों की इज्जत उतारने वाला ऐसा टेलीविज़न ना देखे। बिल्कुल इसके ऊपर बहिष्कार होना चाहिए। ये टीवी पर कोई भी ऐसा आदमी जिसको अपने माँ के सम्मान होगा, बहन का सम्मान होगा, बीबी का सम्मान होगा, हमारे रिश्तों का सम्मान होगा, ऐसा कोई आदमी इसका टीवी दोबारा ना देखे। क्योंकि इसको किसी का भी सम्मान नहीं है, इस देश के कानून का सम्मान नहीं है, इस देश की व्यवस्था का सम्मान नहीं है, इस देश की प्रेस गिल्ड का सम्मान नहीं, एडिटर गिल्ड का सम्मान नहीं, इस देश की किसी भी बात का जिसको सम्मान नहीं है, उसको हम भौंकने के लिए खुला नहीं छोड़ सकते। ये हो सकता है किसी का पालतू हो, वो उसको पूरी खुराक देता हो, मगर ये बात ध्यान में रखने लायक है कि ये इस देश में
हमारे सुनने लायक नहीं है। और आप क्या बोल रहे थे, आपके ऊपर शाही फेंका। शाही फेंकना ये जानलेवा हमला होता है? शाही से मरते हो क्या? कोई मरता है क्या शाही से? केजरीवाल पे शाही फेंका तो बहुत नाच रहे थे, तुम तो बहुत नाच रहे थे और उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे शाही फेंकने वाले को, और तुम्हारे ऊपर शाही फेंका तो जानलेवा हमला हो गया ये। और वो जानलेवा हमला करने वाले कौन थे? प्रतीक मिश्रा और राजू बोर्डे। उनको तो आपके गार्ड ने पकड़ भी लिया था तुरंत। ये कैसा जानलेवा हमला है भैया? और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि कैसा जानलेवा हमला था? ना हथियार थे उनके पास में, ना कुछ उनके पास में पत्थर थे, उनके पास में मात्र शाही थी और वो आपके गाड़ी पे फेंक लिया और आपको जानलेवा हमला हो गया, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट से बेल चाहिए थी। आपको सारे इलीगल काम आपके दबाने थे, इसलिए आपने ये पूरा का पूरा ड्रामा तैयार किया और ये ड्रामे के साथ में आप सुप्रीम कोर्ट गए। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी मूर्ख बनाया, आपने व्यवस्था को भी मूर्ख बनाया, क्योंकि आपके पालनहार बड़े पदों पर बैठे हुए। और एक बात ध्यान में लो, मैं पहले ही बताया था, शुरुआत में भी बताया कि जब ये चारों स्तंभ जिसके पिलर पर ये लोकतंत्र खड़ा है, ये जब गड्ढम गड्ढ हो जाते हैं या इनमें खिंचाव आ जाता है तो लोकतंत्र ढढ़ा के गिरने में, भरभरा के गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए लोकतंत्र को बचाइए। जनता के लोगों, भक्तों को छोड़ दीजिए, मैं उनके लिए कोई बात नहीं करता क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता, मगर मैं आप लोगों से करता हूं जो संविधान, लोकतंत्र, शांति और अमन के लिए इस देश में प्रयासरत रहते हैं, हर वक्त प्रयत्न करते रहते हैं, उन सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि रिपब्लिक टीवी पर बहिष्कार डालिए और ये जो गड्ढम गड्ढ व्यवस्था है इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। नमस्कार। आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे याद आया तो बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन फॉक्स चैनल है, उसमें टकर कार्लसन नाम के एक न्यूज़ एंकर थे। वो न्यूज़ एंकर ने वाइट सुप्रीमेसी का सपोर्ट किया था और उसके बाद में एक दुर्घटना हो गई, वहाँ 30-40 लोग मारे गए, उस दुर्घटना में फायरिंग में मारे गए। वहाँ के लोगों ने उसके विरोध में आवाज़ उठाया। उसका परिणाम ये हुआ कि 70 कंपनियों ने उस चैनल की सारी एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ कर ली। मैं उन सारी कंपनियों से आग्रह करता हूँ कि जो इसको एडवर्टाइजमेंट देती है, इस चैनल को जो एडवर्टाइजमेंट देती है, अगर आपका आपके देश में सही प्यार होगा, अगर आपका देश के प्रति आपकी कोई ईमानदारी होगी, आप आपके देश के लिए सोचते होंगे, तो ऐसे झूठी न्यूज़ चलाने वाले, ऐसे भोंकने वालों के लिए आप एडवर्टाइजमेंट मत दीजिए। वो टकर कार्लसन को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, बार बार आके माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि मेरे से भूल हो गई है और ये मैं होता हूँ। अभी इंसिडेंस होने की राह मत देखिए कि वहाँ 14 लोग मर गए, 17 लोग मर गए, इसलिए उनको आके माफ़ी मांगनी पड़ी। अगर कोई इंसिडेंस इसके वजह से होता है क्योंकि ये हर वक्त हिंदू मुसलमान करता है, इसके चैनल कभी देखा आपने कैसे भोगता है? किसी को बोलने तक नहीं देता है, किसी को अपनी बात तक रखनी नहीं देता है। उसको लगता है कि मेरे से ज़्यादा कोई इस देश में विद्वान भी नहीं है और मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई एंकर भी नहीं है। तो ऐसे लोगों का मुंह नहीं बंद करोगे तो ये सारे सज्जन लोगों का मुंह बंद कर देंगे। क्योंकि आप एक बात ध्यान में रखिए, जब सज्जन शक्ति निष्क्रिय होती है तो दुर्जनों की चलती है, और ये दुर्जन लोग गैंग बनाकर ये सब अपना काम कर रहे हैं। मैं कंपनियों से आग्रह करता हूँ, क्योंकि आर्थिक नस नाड़ी जब टूटती है ना तो सबके सब अच्छे ठिकाने आ जाते हैं। कंपनी से आग्रह करता हूं कि आपके देश के प्रति अगर आपका थोड़ा भी प्यार होगा, आपके पब्लिक के प्रति कोई जवाबदेही होगी, और अमूल जैसी कंपनी इसको ऐड देती है, इसके पीछे सपोर्ट में खड़ी है। अमूल का इतिहास नहीं है ये, अमूल इस तरीके की कंपनी नहीं है। ऐसे बदजुमा और नालायक लोगों से आप बच के रहिए। अमूल जी, आपको पता है कि आपने किस तरीके से आपकी उत्पत्ति हुई है, अमूल की उत्पत्ति किस लिए हुई थी और किस बात के लिए हुई थी। ऐसे नालायक लोगों के लिए कभी अमूल की उत्पत्ति नहीं होगी, और अमूल के संसाधन ऐसे लोगों के लिए वापरने के लिए आपको नहीं देना चाहिए। यही देश के लिए आपका सच्चा प्यार दिखाएगा।